हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज की क्लास में हम सीखेंगे सूक्ष्म जीवों का परिचय और पृष्ठभूमि प्राचीन भारतीय साहित्य में, मतलब इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड ऑफ माइक्रोब्स इन एंशिएंट इंडियन लिटरेचर। इसका थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देखें कि जो हमारे पुराने साहित्य हैं वहाँ पर कहाँ कहाँ माइक्रोब्स का वर्णन किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। इंट्रोडक्शन टू माइक्रोब्स। इसमें हम देखें माइक्रोब्स क्या होते हैं। तो माइक्रोब्स, सबसे पहले माइक्रोब्स आर टाइनी ऑर्गेनिजम्स, मतलब सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि नंगी आँखों से दिखाई नहीं दे सकते हैं। माइक्रोब्स आर टाइनी ऑर्गेनिजम्स इनविजिबल टू नेकेड आइज। अब इनमें क्या क्या आता है, तो इनमें आता है बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, वायरसेस। ठीक है, आप यहाँ से लिख सकते हैं बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल और विषाणु इनमें शामिल होते हैं। और इन्हीं की स्टडी भी हमको डिटेल से करनी होती है जब हम बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, इनसे रिलेटेड हम सब्जेक्ट्स रीड पढ़ते हैं। देन हम देखें एंशियंट अवेयरनेस ऑफ माइक्रोब्स। क्या इनकी अवेयरनेस थी पुराने समय में? इवन बिफोर माइक्रोस्कोप्स, जब माइक्रोस्कोप्स प्रेजेंट नहीं थे, मतलब सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार से पहले ही अदृश्य जीवों का उल्लेख मिलता है। इंडियन टेक्स्ट में इनविजिबल लाइफ, मतलब अदृश्य जीवों का उल्लेख मिलता है। पुरानी लाइफ के अनुसार जो दो तरीके के जीव होते हैं, पहले होते हैं विजिबल, मतलब ऐसे जीव जो हमको दिखते हैं, और दूसरे होते हैं इनविजिबल, मतलब ऐसे जीव जो हमको नहीं दिखते हैं। और इनविजिबल में क्या आ जाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, और जिनको हमें देखने के लिए किन की ज़रूरत पड़ती है? सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, फिर टर्म अणु, सूक्ष्म जीव और निगोद, ये जो टर्म्स हैं ये पुराने समय में भी यूज़ की जाती थी। ठीक है, तो हम इसके बारे में भी नोट कर सकते हैं प्रॉपरली। फिर हम देखें कि भाई वैदिक रेफरेंस में इसका क्या उल्लेख है। तो अथर्ववेद जो है, कौन सा वेद? अथर्ववेद जो है, आप सभी को पता होगा कि 4 तरीके के वेद होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। इन सभी में कुछ ना कुछ के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है। वैसे ही अथर्ववेद में अनसीन ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया गया है जो कि बीमारियां फैलाते हैं। ठीक है, अथर्ववेद में अदृश्य जीवों का वर्णन है जो रोग उत्पन्न करते हैं। फिर हम देखें आयुर्वेद में, तो आयुर्वेद जो है इसमें चरक और सुश्रुत नामक साइंटिस्ट हैं। इन्होंने क्या बताया? कृमि, कृमि जो है वो विजिबल है या दृश्य जीव है। कृमि को दृश्य जीव कहा गया है, और कुछ जो जीव होते हैं वो अदृश्य जीव होते हैं। कृमि डिस्क्राइब्ड एज विजिबल, मतलब दृश्य, एंड इनविजिबल क्या होते हैं? अदृश्य जीव होते हैं। अदृश्य वर्गों में भी बांटा गया है। अब ये जो कृमि होती है ना, कुछ कृमि हमें दिखाई देती हैं और कुछ कृमि कैसी होती हैं? इनविजिबल होती हैं। तो इन्हीं को इन्होंने जीव माना है। किसी भी जीव को इन्होंने क्या बोल दिया है कि ये कृमि है या कृमि है। ठीक है, रिकग्निशन ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, मतलब रोग उत्पन्न करने वाले जीवों की इन्होंने क्या की? पहचान की। किसने? चरक ने और सुश्रुत ने। फिर हम बात करें आगे, तो हम यहाँ देखेंगे कि जो जैन लिटरेचर होता है या जो जैन साहित्य है, इसमें निगोद्स को मेंशन किया गया है, निगोद का उल्लेख है। इसमें अति सूक्ष्म जीव जो हर जगह पाए जाते हैं, माइन्यूट बीइंग्स प्रेजेंट एवरीवेयर। और कितनी इनकी संख्या होती है? इनफाइनाइट इन नंबर। अगर हम जैन लिटरेचर की बात करें तो इसमें हमें ये बताया गया है कि जल हो, चाहे आसपास का वातावरण हो या भोजन हो, सबकी एक मर्यादा होती है। उसके पश्चात उसमें जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, मतलब आफ्टर दैट माइक्रोब्स ग्रो इन अ पर्टिकुलर थिंग। तो पानी को भी हमारे जैन लिटरेचर में छानने का नियम है। फिर हम बात करें बुद्धिस्ट रेफरेंस की, तो बुद्धिस्ट रेफरेंस जो है या बौद्ध साहित्य है, इनमें मेंशन किया गया है जल और मिट्टी में सूक्ष्म जीव होते हैं, इनका वर्णन किया गया है ना।
मेंशंस माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स इन वाटर एंड सॉइल। और ये माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? माइक्रोब्स हैं, है ना। अभी हमने देखा था कि कृमि के बारे में बताया उनने कि दृश्य और अदृश्य होती हैं। वैसे ही बुद्धिस्ट रेफरेंस में इन्होंने बताया कि माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि वाटर और सॉइल में रहते हैं। और फिर जैन और बुद्धिस्ट लिटरेचर दोनों क्या हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। और इन्होंने ये बताया कि हमें एम्फेसिस करना चाहिए अहिंसा पर बल देना चाहिए। और अहिंसा का मतलब होता है कि हम किसी भी जीव को हानि ना पहुंचाएं। मतलब हम कम से कम जीवों के कांटेक्ट में रहें, और अगर कांटेक्ट में भी रहें तो उनको हानि न पहुंचाएं। ठीक है। फिर हम देखें फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग, मतलब दार्शनिक समझ के आधार पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिकग्निशन ऑफ माइक्रोबियल वर्ल्ड थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, हज़ारों वर्ष पहले ही सूक्ष्म जीवों को स्वीकार किया गया था। ठीक है। पर इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस मतलब ऐसे मिल नहीं रहा था, क्योंकि माइक्रोस्कोप वगैरह नहीं थे तो वो देख नहीं पा रहे थे। बट ये जो है समझ उनको आ गई थी। फिलॉसफी एक्नॉलेज्ड अनसीन लाइफ फॉर्म्स, दर्शन शास्त्र में अदृश्य जीवन के रूपों को पहचान लिया गया था। ठीक है। फिर हम देखें कि इसका क्या कंक्लूजन है, कि जो हमने टॉपिक रीड किया है इसका कंक्लूजन एग्जैक्टली क्या है। इसका कंक्लूजन ये है कि एंशियंट इंडियन लिटरेचर एंटिसिपेटेड माइक्रोबायोलॉजी, मतलब प्राचीन भारतीय साहित्य में सूक्ष्म जैविकी की पूर्व कल्पना की गई थी। ठीक है। माइक्रोब्स डिस्क्राइब्ड इन आयुर्वेद, माइक्रोब्स का जो वर्णन है वो कहाँ कहाँ था? आयुर्वेद में था, वेदों में था, जैन बौद्ध ग्रंथों में सूक्ष्म जीवों का उल्लेख था। जैन और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी सूक्ष्म जीवों का उल्लेख था। ठीक है। फिर यहाँ से हम एक बार और यहाँ पर देख लें कि कुछ साइंटिस्ट के नाम हमने दिए, चरक और सुश्रुत का। तो इन्होंने क्या करा? कृमि के बारे में बताया। कृमि दृश्य भी होती हैं और अदृश्य भी होती हैं। ठीक है। और ये क्या करती हैं? रोग उत्पन्न करती हैं। फिर वैदिक रेफरेंस में हमने अथर्ववेद देख लिया। और मतलब इंडियन टेक्स्ट में भी इनविजिबल लाइफ के बारे में दिया गया था। तो ये हमारा एक इंट्रोडक्शन हो गया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।